जय हिंद साथियों। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर लगभग 45 से 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और आज के सेट में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जब तक आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के शानदार प्रश्नों के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। चलिए सभी ऑप्शन को अच्छा से पढ़िए और बिल्कुल सोच समझकर आप सभी को आंसर करना है। बताइए, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। तो देखिए, एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्म विरोधी राज्य ये भी नहीं होगा। धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, यहाँ पर राज्य का मतलब है एक देश, ठीक है। तो जो देश धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। और हमारा भारत देश जो है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। तो जो सबसे सटीक ऑप्शन था वही आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है। तो हमने आपको 5 प्रकार के रिट के बारे में बताया था। सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट को जारी करता है, उसमें कौन सा रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी करता है। तो यह है परमादेश। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। इससे पहले एक और क्लास है शाम 7:30 बजे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में बताया गया है, ये कई बार आपको बता चुके हैं। तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1/4 सदस्य। और महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितना दिन पहले सूचना देना पड़ता है, तो 14 दिन पूर्व। और महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने के लिए कंडीशन क्या है, तो सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से अगर महाभियोग का जो प्रस्ताव है पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है। बताइए, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी जो है संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, किंतु महान्यायवादी को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थी। चलिए 5 के लिए आंसर बताइए और सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी से अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लीला सेठ। हिमाचल प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वहाँ की मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। आगे देखिए, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो बताइए क्या होता है। तो देखिए साथियों, यदि राज्य विधानमंडल वार्षिक बजट पारित करने से इनकार कर देता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि सरकार ने
उस दिन से विधानमंडल में अपना विश्वास खो दिया है। इसका मतलब है सरकार जो है विधानमंडल में बहुमत खोकर अल्पमत में आ गई है और ऐसा कंडीशन में क्या होता है, मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य कहा गया है। तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। ये है आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? बताइए, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये हाई कोर्ट को प्राप्त है। अच्छा, भारत में वर्तमान में टोटल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है, जिसमें सबसे पुराना हाई कोर्ट है कौन सा? कलकत्ता हाई कोर्ट। और सबसे बाद वाला हाई कोर्ट है कौन सा? तो अमरावती हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? इसका मतलब है जिसका उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख नहीं है वो असंवैधानिक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा संवैधानिक निकाय संस्था है। तो इसका सही जवाब है वित्त आयोग। इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में मिलता है। बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, इसका उल्लेख नहीं है। और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। तो साथियों ये एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। 44वां संशोधन होता है 1978 में। इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब इसे आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया है। चलिए आगे देखिए, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है खुद, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? बताइए कौन सा रीट है? तो ये रीट है अधिकार परीक्षा का। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? 2 बार बिहार का राज्यपाल कौन रहा? तो इसका सही जवाब है अखलाक उर रहमान किदवई, ठीक है। क्या हो जाएगा? अखलाक उर रहमान किदवई। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त नहीं होता है? यानी कुल वैध मतों का, आप ऑप्शन को देखिए, इसको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो पहले ही बता चुके हैं, कुल वैध मतों का 1/6 से अगर कम मत प्राप्त होता है तो उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? यानी कि विधि का शासन जो हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, किस देश के संविधान से? तो यह है ब्रिटेन के संविधान से। नागरिकता भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में
संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 32। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे प्रथम, और बिहार के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, भारत का योजना आयोग क्या है? अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? स्वयं प्रधानमंत्री। तो भारत का योजना आयोग जो है ये क्या है? तो एक असंवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? यानी CAG के पद का सुझाव दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 1935 का अधिनियम। सी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 1930। आपको याद होगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को यात्रा स्टार्ट हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंच जाते हैं कहाँ पर? दांडी। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायी थे? तो लगभग 78 अनुयायी थे। ठीक है, 241 मील की यात्रा इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे कंप्यूटर का जनक पूछे तो चार्ल्स बेबेज, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। इसलिए बोले ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हड़बड़ी में बच्चे क्या करते हैं? चार्ल्स बेबेज को आंसर करते हैं, जो कि गलत है। ये कंप्यूटर के जनक है, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर के जनक है एलन ट्यूरिंग। जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। केवल महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। और सरोजनी नायडू ने 1905 में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था, कानपुर वाला अधिवेशन जो 1925 में हुआ था। ठीक है, और एनी बेसेंट ने 1917 वाला जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था। तो केवल महिला वाला पूछे तो एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1968 में। चलिए आगे देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 32 का आंसर क्या होगा? भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, वज्जी साम्राज्य में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो वैशाली में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, वैशाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। ये नियम किसने दिया था? तो ये नियम दिया था किसने? बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डोब्राइनर। इसको डोब्राइनर का त्रिक नियम बोला जाता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, टार्ट्रिक एसिड किसका एक घटक है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए। टार्ट्रिक एसिड तो ये पाया जाता है बेकिंग पाउडर। टार्ट्रिक एसिड जो है बेकिंग पाउडर का एक घटक है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O6 और ये किस में होता है? इमली में। इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड। वाशिंग सोडा, ठीक है, जिसको धोवन सोडा भी बोला जाता है। बेकिंग सोडा, इसको बोला जाता है खाने वाला सोडा। फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का। इथेनॉल का सूत्र क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इथेनॉल का सूत्र क्या है? तो C2H5OH। C2H5OH ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। तो आसान क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, 18 समूह है। और इस आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? तो मोसले ने किया था। किसने? मोसले ने। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए। तो इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। एक उड़ने वाले पक्षी में पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई और उसकी गति के कारण स्थितिज और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। तो केवल गतिज नहीं मारना, स्थितिज भी होता है उसमें। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात कितना होगा? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, 6:1 के रेशियो में होता है। 6:1, ठीक है। चंद्रमा की सतह और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर, तो ये 6:1 के रेशियो में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? बताइए, कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। किसी प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ने पर बल्ब की तीव्रता कम हो जाएगी? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंखला, ठीक है। यानी कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो बल्ब की तीव्रता क्या होगा? वो घट जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? बताइए, कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो यह है जाइलम, ठीक है। जाइलम ऊतक मृत कोशिकाओं का बना होता है। जाइलम का मुख्य कार्य है पौधों में जल का संवहन करना। अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं? सही जवाब है बहुविखंडन के द्वारा बनते हैं। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग होता है? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा? मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का? तो इसमें होता है अल्ट्रासाउंड स्कैनर। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, मानव की जो सुनने की आवृत्ति है वो कई बार बता चुके हैं, 20 हर्ट्ज मिनिमम है और मैक्सिमम है 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज। उससे अधिक होगा तो नहीं सुन सकते हैं और 20 हर्ट्ज से कम होगा तो इसको भी नहीं सुन सकते हैं। मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके डैश से स्वतंत्र होता है? तो इसका सही जवाब है द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। किसकी अधिक मात्रा की वजह से? ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार दरोगा में। तो इसका आंसर है निकेल। निकेल की मात्रा अधिक होने के कारण यह सेहत के लिए हानिकारक है चॉकलेट। यौगिक CH3, CH2, CH3 इसका IUPAC नाम क्या है?
तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? IUPAC नाम इसका क्या है? तो प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है स्क्लेरेनकाइमेट्स फाइबर। ठीक है, ये नारियल का भूसी बनाता है। अच्छा, नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोकस न्यूसीफेरा, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। कोकस न्यूसीफेरा। ठीक है, ये क्या है? नारियल का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखिए, सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होगा? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान एक ही रहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एक ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होते हैं। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। और देखिए आज के सेट में काफ़ी सारा क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, तो जो भी गलत है उसको स्किप कर रहे हैं। तो इसके अणु में बोला गया कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो 3। ठीक है, 3 दोहरे आबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह डैश में रखा गया है। तो सबसे पहले 288 सभी को जोड़िए, तो 2 8 10 और 18, और 18 किसका होता है? आर्गन का। ठीक है, किसका होता है? आर्गन का। और आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी क्या है? तो आप सभी जानते हैं ये सब आपका क्या है? निष्क्रिय गैस है। तो ये और निष्क्रिय गैस को रखा गया है 18वें समूह में, जिसको शून्य समूह भी बोला जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? चलिए बताइए इसमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये मानव सहित स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है, जबकि ऑक्सिन, फ्लोरिजेन, साइटोकाइनिन ये सभी पादप हार्मोन हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा युक्त भोजन के लिए उपयुक्त है? तो यह है कार्बोहाइड्रेट और वसा। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। एक पत्ती में बना छिद्र जिससे श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? तो जिस छिद्र से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है उसे रंध्र या फिर स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा, यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार बता चुके हैं। रेडियो तरंग के लिए हो जाएगा आपका आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आज का आखिरी क्वेश्चन, यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर सबको लिख लेते हैं। ठोस, चलिए यहाँ पे देखिए वायु, जल, इस्पात है, तो इस्पात आपका ठोस हो गया, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले वायु को लिखते हैं, वायु, फिर जल और उसके बाद इस्पात। तो ये आपका गैस है। ठीक है, ये द्रव है और ये ठोस है। और वायु में दिया है VA, ठीक है, जल में दिया है VW और इस्पात में दिया है VS। तो बताइए सबसे अधिक ध्वनि किस में होगा? वायु में, जल में या इस्पात में? आप सभी जानते हैं सबसे अधिक होगा इस्पात में, क्योंकि ये ठोस है, तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद इससे कम इसमें, तो इस प्रकार से देखिए किस ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में दिया है VA, VW, VS और इस तरह का सिंबल। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज के सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।